ठंड में बोरी के कपड़े वाली देवरानी को मिला ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला ससुराल। गरीब के पास उम्मीद और सपनों के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही चीजें फ्री में मिलती हैं ना। इसीलिए तो सर्द मौसम में ठंडी हवाओं के बीच शहर के चौराहे के कोने में बने अपने कच्ची मिट्टी के घर में प्रियंका बोरी से सिले बिछौने में बोरी से ही सिला कंबल ओढ़े सुबह के 8 बजे तक सोती हुई अपने सपने में खोई हुई थी। बोरी से सिले कपड़े से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हमें इन कपड़ों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। प्रियंका के सपने की आवाज आंगन में धूप में बैठे बोरी से बने शर्ट, पैंट, जैकेट और साड़ी पहने बोरी से ही कंबल सिल रहे उसके मम्मी पापा पूजा, प्रेम कुमार और भाई मदन को भी सुनाई देती है। बोरी पकड़े हुए मदन, अरे ठंड में सुबह की नींद और दीदी के सपने कभी पूरे नहीं होते। सुई धागा एक तरफ रखकर पूजा जी, अभी जाकर उसे सपनों की दुनिया से हकीकत में लेके आती हूँ। इतना बोलकर पूजा जी घर के अंदर जाकर कंबल ओढ़े सो रही प्रियंका के सिर से कंबल हटाकर, ओ सपनों की सौदागर, हकीकत की दुनिया में पैर रख ले और जल्दी से जाकर कुछ बोरियों का इंतजाम कर। सपने में खोई प्रियंका को अपनी माँ की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। प्रियंका अपने सपने में बोरी से सिला गाउन पहने बोरी से सिले कपड़ों का ही एक फैशन शो जज कर रही थी। बोरी से सिले गाउन, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, साड़ी और विंटर वियर पहने रैंप वॉक कर रहे रुचि, सरिता, अनंत, विपुल और मधु को देखकर, यही है फ्यूचर का फैशन। अब हम अमीरों को बताएंगे कि हम गरीब भी किसी से कम नहीं। तभी सिल्की लहंगा और इंडो वेस्टर्न आउटफिट में श्रद्धा और अमित, रुचि, सरिता, अनंत, विपुल और मधु को पीछे छोड़कर रैंप में प्रियंका के सामने कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। यू आर रिजेक्टेड। ये फैशन शो सिर्फ बोरी से सिले हुए डिजाइनर कपड़ों का है। तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया? प्रियंका की बात सुनकर उसके पास खड़ी पूजा जी, आज ये सपने में किसी अमीर पर अपनी भड़ास निकाल रही है। बोलती हुई पूजा जी प्रियंका के ऊपर से पूरा कंबल ही हटा देती है और बोरी का सिला हुआ सलवार सूट पहने बोरी के ही बिछोने में गहरी नींद में सोई सपने में खोई प्रियंका को दोनों हाथों से हिलाकर नींद से जगाते हुए, सुबह हो गई है, सूर्य देव बादलों से बाहर निकल आए हैं, अब तू भी सपने से बाहर निकल। कंबल हटते ही महसूस हुई ठंडी और बार बार अपनी माँ के हिलाने डुलाने की वजह से प्रियंका की नींद खुल जाती है और वो उठकर बिछौने पर ही बैठ जाती है, अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखें मसलती हुई प्रियंका, क्या मम्मी, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, आज फिर तुमने सपना पूरा होने से पहले ही मुझे जगा दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर तू अमीरों और उनके ब्रांडेड कपड़ों से इतना चिढ़ती क्यों है। मम्मी, उनके ब्रांडेड कपड़े और दिखावा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरा बस चले तो मैं तो बोरियों से सिले कपड़े पहनने का कानून बना दूं और सारे महंगे और ब्रांडेड कपड़े बैन कर दूं। लेकिन क्या करूं मम्मी, मैं कर नहीं सकती। सरकार मेरी नहीं है ना। जिस दिन गरीबों की सरकार होगी उस दिन जरूर करूंगी। तू अमीरों के कपड़ों पर बैन बाद में लगाना, पहले जा और कुछ और बोरियों का इंतजाम कर। ठंड बढ़ रही है, अगर जल्दी ही कुछ और रजाई और गद्दे नहीं सिले तो हमें ठंड में ऐसे ही सोना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लूं, फिर जा रही हूँ, रोज का यही तो काम है मेरा। बोलती हुई प्रियंका बिछौने से उठती है और दीवार पर टंगी बोरी से बना स्वेटर लेकर आंगन में जाती है और वहां बाल्टी में रखे पानी से हाथ मुंह धोकर स्वेटर पहनकर अपनी माँ की दी हुई रोटी खाती हुई मार्केट की तरफ निकल जाती है। रोटी खाती हुई प्रियंका करोड़ीमल जी के दुकान के पास पहुंच जाती है और दुकान के बाहर रखी बोरियां देखकर दुकान के अंदर जैकेट पहने बैठे करोड़ीमल जी से, काका ये बोरियां मैं ले लूं, भला आपके क्या काम आएंगी? आप तो सिर्फ इन्हें जला देंगे, लेकिन मेरे बहुत काम की हैं। अरे प्रियंका बेटी, ये बोरियां मैंने तेरे लिए ही संभाल कर रखी हैं, तू इन्हें ले जा। करोड़ीमल जी के कहते ही प्रियंका दुकान के बाहर रखी बोरियां उठाने लगती है। तभी उसके कानों में गूंजती है पास के ही गुची शोरूम के बाहर लगी भीड़ में शामिल हुडी और विंटर जैकेट पहने, हाथ में फोटो कैमरा और फोन लिए टोनी, कैलाश, विपिन और सुमोना और कैमरा शटर और फ्लैश की आवाजें। मैम, मैम इधर एक पिक प्लीज, मैम, मैम स्माइल, मैम फ्रंट पोज, मैम साइड पोज, थैंक यू। आखिर ये लोग किसके फोटो के लिए इतना बेताब हुए जा रहे हैं? कौन है ये बड़ी हस्ती, मैं भी तो देखूं। सोचती हुई प्रियंका बोरी उठाकर भीड़ की तरफ चल देती है और भीड़ को चीरती हुई शोरूम के पास पहुंच जाती है। गुची का पर्स लिए, गुची के गाउन के ऊपर गुची का जैकेट और टोपा पहने, गुची की डेनिम के ऊपर गुची की हुडी पहने निहारिका और विवेक के सामने उन्हें देखकर प्रियंका, ये दोनों आखिर हैं कौन?
तभी विपिन अपने सामने आकर खड़े हुए मैला रफू किया हुआ जैकेट पहने हरिया काका को धक्का मारकर उन्हें गिरा देता है और खुद उनके आगे जाकर खड़ा हो जाता है। प्रियंका तुरंत हरिया काका के पास जाकर उठने में उनकी मदद करती है। और ये क्या बकवास है? इन लोगों में दया और इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? अरे बेटी, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो सिर्फ कपड़ों की है। कपड़े महंगे वालों की जी हुजूरी करने के लिए अक्सर मुझ जैसे गरीब के मैले कपड़े देखकर उसे कदमों तले रौंद दिया जाता है। प्रियंका हरिया काका की बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही वो देखती है कि मफलर से मुंह ढके प्राडा की जैकेट पहने सौरभ की घूरती नजरों को, जो पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रही थी। तभी सौरभ को देखकर प्रियंका बहुत घबरा जाती है। ये है कौन और इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? प्रियंका तेज कदम बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल देती है। हड़बड़ाहट में एक एक करके सभी बोरियां रास्ते में ही गिर जाती हैं, लेकिन प्रियंका के कदम घर की दहलीज पार करने के बाद ही रुकते हैं। घर के अंदर बोरी की बनी हुई चटाई पर बैठी हुई सुई में धागा डाल रही पूजा जी एक भी बोरी लिए बिना वापस लौटी घबराई हुई प्रियंका को देखकर। प्रियंका, तू एक भी बोरे लिए बिना इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गई? और तू इतना घबराई हुई क्यों है? मम्मी, बोरियां तो मुझे मिल गई थी, लेकिन रास्ते में आज फिर मुझे वही लड़का मिला जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था, जो मेरा पीछा करता था। मार्केट और रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो सब प्रियंका अपनी माँ से बताती है। वहीं पास ही बैठे बोरी से बनी जैकेट घड़ी कर रहे प्रेम कुमार जी और मदन। अरे कुछ ऊंच नीच होने से पहले ही पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी, है? बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही बचाव का कदम उठा लिया जाए। पुलिस कंप्लेन करने से क्या ही होगा? पुलिस हम गरीबों की कहाँ सुनती है। अरे हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। तभी प्रियंका के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई पूजा जी। प्रियंका, तू एक काम कर, अब से तू उस तरफ जाना ही मत। ठीक है मम्मी। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहां ठंड में ठिठुरते हुए फटे कपड़े पहने गरीब पड़ोसी विमला, ललित और प्रभा बोरी से सिले गर्म कपड़े लेने पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, मुझे एक स्वेटर और जैकेट दे दो। भाभी जी, मुझे शॉल दे दो। मुझे बोरी से सिला हुआ एक कंबल दे दो, मेरा पोता इस ठंड में फटी रजाई में सोता है। पूजा जी उन तीनों को उनकी जरूरत के बोरी से सिले हुए गर्म कपड़े और कंबल देकर उन्हें घर से विदा करती है। प्रियंका के घर वाले बोरियों से कुछ एक्स्ट्रा गर्म कपड़े भी सिल लेते थे, जिन्हें वो जरूरतमंद लोगों को दे देते थे। बोरियों से कपड़े सिलने के बाद जो कतरन बचती थी उसी को जलाकर वो लोग खाना भी पका लेते थे। अगले दिन की सुबह अपनी माँ के कहे अनुसार प्रियंका बोरी की जैकेट पहने इस उम्मीद में कि अब वो लड़का उसका पीछा नहीं करेगा, बोरियों की तलाश में बाजार न जाकर शहर के बाहर कचरे के ढेर के पास जा पहुंचती है। प्रियंका कचरे के ढेर में से बोरियां उठाई रही थी कि तभी उसने देखा सड़क किनारे खड़ी ब्लू कलर की वही कार जिसमें वो लड़का उसका पीछा किया करता था। ये तो यहाँ भी आ गया। प्रियंका घबराई हुई वहां से भागकर सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही पप्पू और भल्ला ब्लैक कार के पास खड़े थे। वो दोनों प्रियंका को पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। अरे आज तो अच्छी लड़की हाथ लगी है, जवान है, खूबसूरत है, अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। अरे हाँ यार, इसके बोरी से बने हुए कपड़े बदलने पड़ेंगे और इसके बाद तो विदेशी ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। आज तो डॉलर्स में कमाई होगी, अरबी शेख ही खरीदेगा इसे। अचानक जो कुछ भी हुआ, घबराई प्रियंका उन दोनों की बातों से और घबरा जाती है और मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तभी पप्पू अपनी जेब से चाकू निकालकर प्रियंका को दिखाते हुए, आप गले से आवाज बाहर निकल गई तो समझ गई ना। चाकू देखकर प्रियंका इतनी घबरा जाती है कि वो खुद ही अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है। भला कार स्टार्ट करके इस बात से अनजान कि सौरभ अपनी कार से उनका पीछा कर रहा है, कार घने जंगल के बीचों बीच ले जाता है और जैसे ही वो दोनों कार रोककर प्रियंका को कार से बाहर निकालते हैं, डियोर का जैकेट पहने सौरभ को हाथ में डंडा लिए अपने सामने खड़ा पाते हैं। ए हीरो, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल फूट यहाँ से। अब हीरो बोल दिया है तो हीरोपंती तो बनती है बॉस। इतना कहकर सौरभ उन दोनों की डंडे से पिटाई शुरू कर देता है। वो दोनों खुद को बचाने में नाकाम होते हैं और अंत में सौरभ की मार से बचने के लिए प्रियंका को छोड़कर कार में बैठकर भाग जाते हैं। तभी घबराई प्रियंका सौरभ के पास आकर, तुम जो भी हो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। वो लोग मुझे बेचने वाले थे। अरे मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज था।
वैसे तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? हाँ सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। हाथ आगे बढ़ाकर, हाय आई एम सौरभ, शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रंजन का छोटा बेटा, और मेरा तुम्हारा पीछा करने की वजह थोड़ी अजीब है। वजह जो भी है बताओ। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। वो शाम का समय था, सर्द हवाएं चल रही थी, तुमने ऐसे ही बोरी से सिली हुई जैकेट पहनी थी, और तुम उस शाम जब बोरी की जैकेट पहने प्रियंका बाजार से होती हुई अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे फटी शर्ट पहने राहुल दिखता है, और बिना कुछ सोचे ही प्रियंका उसे अपनी जैकेट दे देती है। प्रियंका को अपनी जैकेट राहुल को देते हुए सौरभ देख लेता है। घने जंगल के बीच डूबते सूरज को देखता सौरभ अपने पास खड़ी प्रियंका से उसका पीछा करने की वजह बताता है। जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचता तब तक तुम वहां से जा चुकी थी, बस तभी से मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लेकिन न जाने तुमने मुझे क्या समझ लिया था, मुझे देखती तुम भाग जाती थी। मैं समझी थी कि तुम कोई आवारा टाइप अमीर ज़ादे हो, लेकिन मैं गलत थी। अच्छा, तुमने अपनी गलती मान ली ना, अब तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे बोरी से सिले कपड़े देखकर तो समझ ही गए होगे कि मैं कितनी गरीब हूँ। ढलता सूरज देखकर प्रियंका की बात बीच में काटकर, आगे की सारी बात तुम कार में बताना। सूरज ढल चुका है, अंधेरा गहराने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कार में बैठकर प्रियंका सौरभ से अपने बारे में सब कुछ बताती है और अपने घर का रास्ता भी। कुछ ही देर में वो दोनों कार से प्रियंका के घर के सामने पहुंच जाते हैं। ठंडी में सर्द हवाओं के बीच आंगन में खड़े प्रियंका के घर वापस आने के इंतजार कर रहे उसके मम्मी पापा और भाई जैसे ही कार से उतरती हुई प्रियंका और सौरभ को देखते हैं, भागकर उनके पास जाते हैं और अरे, हम तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए उम्मीद करते हैं तुम खुद ही सच बताओगी। आज तुम्हें घर वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई, और ये लड़का कौन है? उसके साथ जो कुछ भी हुआ प्रियंका सब बताती है कि कैसे उसे गुंडे किडनैप करके बेचने के लिए जा रहे थे और कैसे सौरभ ने उसे बचाया। प्रियंका की बात खत्म होते ही उसे गले से लगाकर पूजा, जी तुझे आज घर वापस आने में देर हो गई थी, इसलिए हम बहुत घबरा गए थे और न जाने क्या क्या सोच लिया था। सौरभ के सामने हाथ जोड़कर प्रेम कुमार, जी आपने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अगर आप ना होते ना तो न जाने प्रियंका के साथ क्या होता। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हो, आपका ये एहसान हम गरीब कैसे उतारेंगे? अरे, मैंने सुना है कि गरीब की दुआ में बड़ी ताकत होती है, इसलिए मुझे आपकी दुआ ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, बहुत देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर सौरभ कार में बैठकर वहां से अपने आलीशान बंगले पहुंच जाता है और बंगले के मेन डोर से होता हुआ हॉल में गुची के गाउन के ऊपर गुची का जैकेट पहने अपनी भाभी निहारिका, बहन लवीना, डियोर के डेनिम और विंटर वेयर पहने अपने डैड रंजन जी, भैया विवेक और साड़ी के ऊपर से लुई विंटो का जैकेट पहने अपनी मॉम बबीता जी के सामने पहुंचता है। तभी सौरभ को देखकर बबीता जी, सौरभ, आज तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम देर से घर आओगे, फोन करके बता तो देते। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था, तुम्हारी कितनी चिंता हुई है हमें पता है तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ वो और आज जो हुआ वो सब सभी से बताकर सौरभ, मॉम डैड, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सौरभ? मैं एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, वो भी बोरी से सिले कपड़े पहनने वाली को। हमारा कितना नाम है, कितना रुतबा है, सोसाइटी में हमारे फैशन सेंस की कितनी चर्चा होती है, तुमको तो पता है ना सौरभ? हाँ डैड, मैं सब जानता हूँ। फिर भी तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो सौरभ बेटा? देवर जी, हम ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग हैं, हम जो कुछ भी पहनते हैं ना वो ट्रेंड बन जाता है, और जिससे आप शादी करने का बोल रहे हैं उसे ब्रांडेड का बी भी नहीं पता होगा, उसे मैं अपनी देवरानी इमेजिन भी नहीं करना चाहती। मैं अपनी छोटी भाभी को अपनी तरह ही फैशनेबल और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली बना दूंगी। थैंक यू लवीना, मेरी छोटी बहन। हाँ सौरभ, हम सब हर दिन अलग अलग प्रीमियम ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि उस लड़की से शादी करने का तुमने फैसला कर लिया? आप सब सिर्फ इसलिए शादी के खिलाफ हैं क्योंकि वो गरीब है और बोरी से सिले कपड़े पहनती हैं। वो गरीब भले हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेटा, अपनी मॉम की बात बीच में काटकर सौरभ, मॉम आप हो, भाभी जी हैं और लवीना भी तो है, आप तीनों मिलकर उसे अपनी तरह ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली फैशनेबल और स्टाइलिश बना देना। प्लीज मुझे उससे शादी करने दो। सौरभ की जिद के आगे आकर उसके मॉम डैड झुकी जाते हैं। ठीक है बेटा, अब तुमने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हें रोकने वाले कौन होते हैं, लेकिन शादी धूमधाम से होनी चाहिए। डैड, आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है।
बेटे तुम तो 6G से भी तेज निकले। हाँ मॉम, क्योंकि मुझे पता था कि आप सब मेरी बात मान जाओगे। शादी की प्लानिंग में मैं आपको रास्ते में समझा दूंगा। अभी आप दोनों मेरे साथ प्रियंका के घर चलिए। अब अगले दिन सौरभ अपने मॉम डैड को लेकर प्रियंका के घर पहुंच जाता है। उस समय प्रियंका अपने घर के आंगन में अपने घर वालों के साथ धूप में बैठी बोरी से कंबल सिल रही थी। सौरभ इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात करता है। मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ। सौरभ की बात सुनकर प्रियंका की मम्मी पापा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। सौरभ बेटा, अभी कल ही तुम हमारे घर आए थे और अब अचानक प्रियंका से शादी करना चाहते हो। यह फैसला तुमने इतनी जल्दी कैसे ले लिया? मैंने प्रियंका से शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया, काफी सोच समझ कर लिया है। अब आप अपना फैसला बताइए। शादी के खर्चे की चिंता मत कीजिए, शादी का सारा खर्च हम लोग उठाएंगे और डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। कपड़े से लेकर गहने और गहने से लेकर सिंदूर, सब कुछ ब्रांडेड होगा। अगर बोरी से सिले कपड़े पहनने वाली मेरी बेटी को ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला ससुराल मिलेगा तो भला मैं शादी से इनकार कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, फिर अब होगी अगले महीने की 26 तारीख को सौरभ और प्रियंका की डेस्टिनेशन वेडिंग। रिश्ता पक्का करके वो तीनों वहां से अपने बंगले वापस चले जाते हैं। अगले दिन सौरभ डियोर का वेडिंग लहंगा लिए प्रियंका के घर वापस आता है और आंगन में आग के सामने बोरी का स्वेटर पहने बैठी प्रियंका को लहंगा देकर, यही ब्रांडेड लहंगा तुमको अपनी शादी में पहनना है प्रियंका। लहंगा देकर सौरभ वहां से चला जाता है। जैसे ही मोहल्ले में सबको पता चलता है कि प्रियंका का होने वाला पति उसे ब्रांडेड लहंगा देकर गया है, लहंगा देखने के लिए विमला, ललित और प्रभा प्रियंका के घर पहुंच जाते हैं। और लहंगा देखकर, इतना महंगा और रेशमी लहंगा मैंने पहली बार देखा है। लहंगा छूकर, अरे ऐसा लहंगा मैंने शोरूम में ही देखा है। लहंगा छूकर, मैंने पहली बार छुए हैं रेशमी कपड़े। आज पता चला रेशमी कपड़े कितने नरम और मुलायम होते हैं। वहीं पास ही खड़े पूजा जी और प्रेम कुमार जी सब देख रहे थे। अरे तुम सब ऐसे छुओ मत, लहंगा खराब हो जाएगा, फिर मेरी बेटी शादी में क्या पहनेगी? तेरी बेटी को इतना अमीर ससुराल मिला, एक लहंगा खराब हो जाएगा तो 10 और नए मिल जाएंगे। तभी सब हंसने लगते हैं। अब शादी के इंतजार में सौरभ और प्रियंका का एक एक दिन एक एक साल के बराबर बीतता है और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सुबह के समय उदयपुर पैलेस के लाउंज में सजे शादी के मंडप में सौरभ का दिया हुआ ब्रांडेड लहंगा पहने प्रियंका और अरमानी की शेरवानी पहने सौरभ पंडित जी के बताए सभी रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं। मंडप के पास खड़ी रंजना जी की छोटी बहन प्रियंका का लहंगा देखकर, वाह कितना अच्छा गुड लुकिंग लहंगा है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। अपनी बुआ सास की बात पास ही ब्रांडेड गाउन पहने ठंड से ठिठुरती निहारिका सुनती है और, हाँ बुआ जी एक्सपेंसिव तो होगा ही, आपके भैया भाभी की देन जो है, नहीं तो इस फर्नीचर के पास तो रेशमी रुमाल तक खरीदने के पैसे नहीं है। ओह तो ये बात है। न जाने देवर जी को इस बोरी से सिले कपड़े पहनने वाली में ऐसा क्या दिखा जो। निहारिका अपनी बात पूरी कर पाती है इससे पहले ही ब्रांडेड शॉल ओढ़े उसकी सास उसके पास आ जाती है और, निहारिका बहू तुम प्रियंका बहू के बारे में कुछ बोल रही थी? मम्मी जी मैं तो अपनी देवरानी की तारीफ कर रही थी। प्रियंका के साथ साथ फेरे लेकर सौरभ उसे विदा करके अपने घर ले आता है जहां उसकी मॉम अच्छे से उसका वेलकम करती हैं। गृह प्रवेश होने के बाद सौरभ प्रियंका को अपने रूम में ले जाता है। प्रियंका बेड पर बैठी हुई थी कि तभी मान्यवर का लहंगा, साड़ी और चुनरी और गहने लिए बबीता जी ब्रांडेड साड़ी के ऊपर ब्रांडेड जैकेट पहने निहारिका के साथ कमरे में आती है। छोटी बहू शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, हमारे सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आएंगे, उन्हें लगना नहीं चाहिए कि तुम अब तक बोरी के कपड़े पहनती थी। लहंगा, साड़ी, चुनरी और गहने देते हुए, तुम ये लहंगा, साड़ी, चुनरी और गहने पहनकर ही सब लोगों के सामने आना। क्या बकवास है, मम्मी जी ने इतना महंगा ब्रांडेड लहंगा, साड़ी इसे क्यों दे दिया? बोरी से सिला गाउन नहीं दे देती, उसी में ये खुश हो जाती। लहंगा, साड़ी, चुनरी और गहने देकर बबीता जी निहारिका के साथ वहां से हॉल की तरफ चली जाती हैं। शाम होते ही प्रियंका अपनी सास का दिया ब्रांडेड लहंगा, साड़ी और गहने पहनती हैं। तभी खुली खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है। आज बहुत ठंड है। मम्मी जी ब्रांडेड लहंगा, साड़ी तो दे गई, साथ में जैकेट भी दे जाती तो ठीक रहता। सास का दिया ब्रांडेड जैकेट नहीं तो क्या हुआ, मम्मी का दिया बोरी से सिला स्वेटर तो है। निहारिका अपने साथ लाई बैग से बोरी से सिला स्वेटर निकालकर पहनती है और ऊपर से चुनरी ओढ़कर मान्यवर का कोट पैंट पहने सौरभ के साथ हॉल में पहुंचती है जहां पहले से ब्रांडेड विंटर वेयर पहने उसके घर वाले और मेहमान गीता, विनय और हर्षित उन दोनों का इंतजार कर रहे थे।
प्रियंका को ब्रांडेड लहंगे साड़ी के ऊपर बोरी से सिला स्वेटर पहने देखकर गीता जी, बहू का लहंगा साड़ी तो ब्रांडेड है, लेकिन ये बोरी का जैकेट पहनकर क्यों आई है? अपनी नंद की बात सुनकर बबीता जी प्रियंका के पास जाकर, बहू तुमने बोरी का जैकेट क्यों पहना है? मम्मी जी वो मुझे ठंड लग रही थी। तुम्हें ठंड लग रही थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हें ब्रांडेड जैकेट दे देती। अपनी सास और देवरानी की बात सुनकर उनके पास खड़ी निहारिका, गरीब घर की लड़की जिसने कभी ब्रांडेड शब्द ही नहीं सुना होगा, वो भला क्या जाने ब्रांड की वैल्यू क्या होती है। दूर खड़ी लवीना अपनी बड़ी भाभी की बात सुनकर उसके पास जाकर, बड़ी भाभी जी आप छोटी भाभी जी को ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो जानती हो वो पहली बार ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों के बीच में हैं, तो उन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा सब समझने में। उनकी बातें पास ही खड़े बबीता और रंजन जी सुन रहे थे। स्थिति को बिगड़ता देखकर वो दोनों उनके पास जाकर, बड़ी बहू और लवीना बेटी अभी चुप हो जाओ, कल ही शॉपिंग पर चलेंगे और छोटी बहू के लिए ब्रांडेड कपड़े ले आएंगे। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होते ही प्रियंका सभी घर वालों के साथ हॉल में बैठकर खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है और अगले दिन ही साड़ी के ऊपर से अपनी सास का दिया पुराना स्वेटर पहने ब्रांडेड कपड़े पहने अपने सभी ससुराल वालों के साथ मॉल पहुंच जाती है, जहां पर डियोर, अरमानी, लुई विंटो, मान्यवर और सव्यसाची के प्रीमियम स्टोर थे। सव्यसाची स्टोर में सभी लोगों के साथ खड़ी प्रियंका महंगी साड़ियां देखकर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको जो अच्छा लगे ले लो। तभी उसकी जेठानी पड़ोस की सस्ती साड़ियों की दुकान में जाकर सस्ती साड़ियां ले आती है। देवरानी जी देखिए तो ये साड़ियां कैसी हैं? अपनी भाभी की बात सुनकर सौरभ, ये क्या बात हुई भाभी जी? जब सभी घर वाले प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं तो आप अपनी देवरानी के लिए चीप ब्रांड्स की साड़ी क्यों पसंद कर रही हैं? सौरभ सही कह रहा है बड़ी बहू। प्रियंका की तरफ देखकर, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो छोटी बहू। ठीक है पापा जी। प्रियंका को उसकी नंद, उसका पति और सास ससुर उसे डियोर, अरमानी, लुई विंटो, मान्यवर और सब्यसाची के प्रीमियम स्टोर से साड़ियां, गाउन, जैकेट, स्वेटर और भी बहुत सारी कपड़े खरीदवाते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो सभी रेस्टोरेंट में खाना खाकर ही शाम के समय घर वापस आते हैं और हॉल में बैठे एक एक करके सभी ड्रेस देखकर, छोटी बहू तुम्हारे लिए प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़ों की शॉपिंग हो गई, अब तुम इन्हें ही पहनना। ठीक है मम्मी जी। अपनी देवरानी के कपड़ों से जल भुन गई निहारिका, मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम ये ब्रांडेड कपड़े पहनती हो देवरानी जी। मम्मी मैं सोच रही थी क्यों ना आज शाम को लाउंज में बॉनफायर जलाकर हम सभी घर वाले क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इस तरह देवरानी जी से सब लोग बातें भी कर लेंगे। वाह भाभी ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बड़ी बहू ये आइडिया तुम्हारा है तो तुम ही सारा इंतजाम करो। सिर्फ जेठानी जी ही क्यों, मैं भी उनकी मदद करूंगी। यही तो मैं चाहती थी देवरानी जी, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। निहारिका और प्रियंका जब तक तुम दोनों मिलकर बोनफायर की तैयारी कर रही हो तब तक हम चेंज करके आते हैं। निहारिका अपनी देवरानी को लेकर स्टोर रूम में जाती है। वहां से वो दोनों सूखी लकड़ियां लेकर लाउंज की तरफ जाती हैं। लाउंज में लकड़ियां रखकर निहारिका, देवरानी जी जब तक आप लकड़ियां सेट करो तब तक मैं हॉल में जाकर सबके बैठने के लिए कुर्सियां लेकर आती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अपनी जेठानी की साजिश से अनजान प्रियंका लाउंज में बोनफायर के लिए लकड़ियां जमाने लगती है और इधर हॉल में पहुंचकर निहारिका कैंची से प्रियंका के सभी ब्रांडेड कपड़े बैग्स के अंदर रखे ऐसे काटती है कि देखने वालों को लगे जैसे चूहों ने कुतर दिया है। काम मैं करूंगी और इल्जाम चूहों पर लगाऊंगी। सभी कपड़े काटने के बाद कुर्सियां लेकर निहारिका लाउंज में पहुंचती है। तब तक प्रियंका बोनफायर जला चुकी थी। कुछ ही देर में एक एक करके बबीता और रंजन जी, सौरभ, लवीना और विवेक विंटर वेयर पहने लाउंज में आते हैं और बोनफायर के सामने बैठकर, बड़ी बहू तुम्हारा ये आइडिया तो कमाल का है, अब हमें पूरे विंटर ऐसे ही बोनफायर जलाना चाहिए। हाँ पापा जी। पुराने दिन याद करके प्रियंका, अपने घर में मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ आग के सामने ऐसे ही बैठकर बोरियों से कपड़े सिला करती थी। अब तुम वो दिन भूल जाओ प्रियंका, जहाँ बोरियां सिर्फ अनाज या कुछ सामान भरने के काम आती हैं, पहनने के नहीं। भाभी जी एक काम करिए ना, अपने सारे कपड़े यहाँ ले आइए ना, मैंने अच्छे से देखे नहीं थे तो फिर से देख लूंगी, अभी लाती हूँ ननद जी। इतना बोलकर प्रियंका उठकर हॉल में जाती है और कपड़ों के सभी बैग्स लेकर वापस आती है और लवीना को देती है। बैग से सभी कटे कपड़े बाहर निकालकर लवीना, इन कपड़ों को किसने काटा? ध्यान से देखिए ननद जी, ये कपड़े कटे नहीं है बल्कि कुतरे हुए हैं। मुझे तो लगता है कपड़े चूहों ने कुतर दिए हैं। झूठ मत बोलिए भाभी जी, मैंने आपको कपड़े काटते हुए अपनी आंखों से देखा है। लवीना की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। बड़ी बहू तुमने ऐसा क्यों किया?
ठंड में बोरी के कपड़े पहनने वाली को या ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली अपनी देवरानी नहीं मान पाई, इसीलिए जलन की भावना से मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, माफी मत मांगे। गलती सबसे होती है, बस अगली बार से ध्यान रखना कि कपड़े इंसान का शरीर ढकने के लिए होते हैं, उनकी पहचान बताने के लिए नहीं। देखा बड़ी बहू, जिसे तुम उसके कपड़ों से परख रही थी उसका दिल कितना बड़ा है। हाँ मम्मी जी, मैंने सब देखा और समझा भी कि मैले कपड़े पहनने वालों के दिल साफ हो सकते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों के दिल में मैल हो सकता है। अब तुम समझ ही गई हो तो तुम दोनों इस घर से मिलजुल कर रहना और अपनी देवरानी को भी अपनी ही तरह ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली बना देना। अपनी देवरानी को गले लगाकर निहारिका, हाँ अब से ऐसा ही होगा। तो इस तरह ठंड में बोरी के कपड़े पहनने वाली देवरानी को ब्रांडेड कपड़े पहनाने वाला ससुराल भी मिला और अपनी जेठानी का प्यार भी।